अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक 4.8 स्टार्ट करने लगे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और उनमें केमिकल रिएक्शन कैसे ज़ाहिर किए जाते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चे टॉपिक जो स्टार्ट होता है यहाँ पे वो बताता है कि टू अंडरस्टैंड केमिकल चेंज। हमने जब भी कभी किसी केमिकल चेंज समझा हो, केमिकल चेंज हो गया है, पहले तो आपको ये होना चाहिए बच्चे केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें दो डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स या आप कह लें कंपाउंड्स आपस में मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं और एक नई सब्सटेंस बना देते हैं। तो वो जो नई सब्सटेंस होती है उसकी फॉर्मेशन एक्चुअल में केमिकल चेंज होता है। ठीक है। एंड टू स्टडी डिफरेंट फैक्टर्स विच कंट्रोल इट, और केमिकल चेंज को जो जो फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं उसको स्टडी करना हैज़ ऑलवेज बीन अ फोकल पॉइंट, यानी एक मेन पॉइंट रहा है इन द एफर्ट्स ऑफ केमिस्ट के लिए टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। अब ये चीज़ हासिल करने के लिए, ये ऑब्जेक्टिव या ये मकसद हासिल करने के लिए वी शुड हैव एन अप्रोप्रिएट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज। तो हमारे पास एक प्रॉपर वे होना चाहिए कि हम केमिकल चेंज को किस तरह से ज़ाहिर करें। फॉर्चुनेटली किस्मत से द केमिस्ट हैव डेवलप अ वेरी सूटेबल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज। अब केमिस्ट ने बड़ा सूटेबल, बड़ा मुनासिब तरीका निकाला है कि केमिकल चेंज को वो रिप्रेजेंट करें। वो कैसे करते हैं? इन टर्म्स ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स को उनके सिंबल से, एंड फार्मूलाज और कंपाउंड्स को उनके फार्मूला से ज़ाहिर करके किसी भी केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मैं आपको बताऊं ज़रा, टॉपिक की जो थीम है वो ये है। मैं बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस की। केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को ना हम केमिकल इक्वेशन के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं। अब ये जो केमिकल इक्वेशन होती है वो केमिकल रिएक्शन को ही ज़ाहिर कर रही होती है, जो एक्चुअल में एक केमिकल चेंज होता है। जैसे मैं कहूँ, आपकी बुक में लिखा हुआ है एलुमिनियम, 4 एलुमिनियम के एटम है, ठीक है, और ऑक्सीजन के 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 3 हैं, मिल के क्या बना रहे हैं? एलुमिनियम ऑक्साइड बना रहे हैं, Al2O3। 2 एलुमिनियम ऑक्साइड बन रहे हैं। यहाँ पे एलुमिनियम के साथ S लिखा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ G लिखा हुआ है, और एलुमिनियम ऑक्साइड के साथ भी क्या लिखा हुआ है? S लिखा हुआ है। तो ये एक केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, ये केमिकल इक्वेशन है। एक्चुअल में ये केमिकल चेंज को ज़ाहिर कर रही है, केमिकल रिएक्शन को ज़ाहिर कर रही है। देखिए ज़रा, अब आपने एलुमिनियम एक एलिमेंट था, उसको उसके सिंबल से ज़ाहिर कर दिया, एलिमेंट को सिंबल से ज़ाहिर कर दिया, किसी भी कंपाउंड को उसके फार्मूला से ज़ाहिर कर दिया, मॉलिक्यूल को भी उसके सिंबल से ज़ाहिर कर दिया, यानी एलिमेंट्स को अपने सिंबल के फॉर्म में, एलिमेंट्स को सिंबल से और कंपाउंड्स को उनके फार्मूला से रिप्रेजेंट करना, ठीक है, ये कहलाता है केमिकल इक्वेशन। लिखता है रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज इन दिस वे। इन दिस वे का क्या मतलब है? यानी कि इन दिस वे का मतलब है कि रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। यानी आप ये जब केमिकल इक्वेशन की अगर आपसे डेफिनेशन पूछें तो आप ये बताओगे रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज, किसी भी केमिकल चेंज को इन दिस वे की जगह आप लिखोगे रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड फार्मूलाज ऑफ कंपाउंड। एलिमेंट्स के सिंबल्स के से ज़ाहिर करना और फार्मूला को कंपाउंड से ज़ाहिर करना इस कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। ये जो मैंने लिखी हुई है इसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यानी एलिमेंट्स को उनके सिंबल से ज़ाहिर करना, किसी भी केमिकल चेंज में एलिमेंट्स को उनके सिंबल से ज़ाहिर करना और कंपाउंड्स को उनके फार्मूला से ज़ाहिर करना, ये कहलाता है केमिकल इक्वेशन। तो इसमें से सिर्फ ये केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन आप करेंगे। अब केमिकल इक्वेशन बताती क्या है हमें? केमिकल इक्वेशन लिखता है केमिकल इक्वेशन टेल अस द एलिमेंट और कंपाउंड, हमें उन एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के बारे में बताती है विच आर रिएक्टिंग, जो आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम एलिमेंट है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये रिएक्ट कर रहा है। विच आर रिएक्टिंग, जो रिएक्ट कर रहे होते हैं, एंड दोज विच आर बीइंग प्रोड्यूस, और वो जो बन रहे होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। जैसे ये केमिकल चेंज हुआ है तो ये जो बन रहा है इसके बारे में हमें केमिकल इक्वेशन बताती है। अब यहाँ पे आगे क्या है? रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ये जो चीज़ें आपस में मिल रही हैं जैसे कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन है, दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, इनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। वाइल दोज बीइंग प्रोड्यूस, और जो बन रही होती हैं, जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब यहाँ पे केमिकल इक्वेशन के बारे में कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कुछ बताया हुआ है उसने कि इट इज़ कस्टमरी टू राइट द रिएक्टेंट्स और लेफ्ट साइड। अब ये जो रिएक्टेंट्स है ना, ये इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पे लिखे जाते हैं। देखिए
ये देखें, ये रिएक्शन की दो साइड्स हैं। दिस वन इज़ कॉल्ड द लेफ़्ट साइड एंड दिस वन इज़ कॉल्ड द राइट साइड। तो ये जो रिएक्टेंट्स हैं उनको इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पे लिखा जाता है एंड द प्रोडक्ट ऑन द राइट साइड, और प्रोडक्ट को कहाँ लिखा जाता है, राइट साइड पे लिखा जाता है। एन एरो हेड ड्रॉन फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स, और इन दोनों के दरमियान में एक एरो हेड लगाया जाता है ताकि हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को सेपरेट कर लें। तो अगर आपको ये केमिकल इक्वेशन, वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन आ भी सकता है, इतना नहीं इम्पोर्टेंट, लेकिन इनमें से पॉइंट्स कौन कौन से याद रखने हैं। सबसे पहले आपने केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन याद रखनी है, उसके साथ ये आप एग्जांपल के तौर पर ये केमिकल इक्वेशन लिखोगे। उसके बाद आप बताओगे कि केमिकल इक्वेशन टेल अस द एलिमेंट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये केमिकल इक्वेशन में ही आएगा। आगे रिएक्टेंट्स की डेफिनेशन है, द रिएक्टिंग सब्सटेंस, द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, ये क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। दोज बीइंग प्रोड्यूस जो बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फिर रिएक्टेंट के साथ ये लाइन भी लिखोगे, इट इज़ कस्टमरी टू राइट द रिएक्टेंट्स ऑन लेफ्ट साइड। जब आप लिखेंगे द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, उसके साथ आप ये लिखोगे, इट इज़ कस्टमरी टू राइट द रिएक्टेंट्स ऑन लेफ्ट साइड। रिएक्टेंट्स को कहाँ लिखा जाता है, लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है। और जब आप प्रोडक्ट लिखोगे तो उसके साथ ये लिखोगे, द प्रोडक्ट्स ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। इट इज़ कस्टमरी टू राइट द प्रोडक्ट्स ऑन राइट हैंड साइड। और ये एरो के बारे में बताओगे, एरो कैसे ड्रॉ किया जाता है, एरो का जो हेड होता है वो प्रोडक्ट्स की तरफ होता है। तो ये केमिकल इक्वेशन के बारे में कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो बताई गई थी। आगे है, द फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। जब आपने केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है तो आपने कुछ बातें हैं जो अपने माइंड में रखनी होती हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, केमिकल इक्वेशन मस्ट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी जो केमिकल इक्वेशन है उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हर हाल में वो ओबे करता हो, वो फॉलो करता हो। दिस मीन्स, क्या मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास फॉलो करता हो, दैट नो एटम शुड बी डिस्ट्रॉयड और प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, यानी कोई एटम बन भी नहीं सकता और ख़त्म भी नहीं हो सकता, यानी जितने रिएक्टेंट्स में एटम होंगे उतने ही प्रोडक्ट्स में एटम होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे देखती हूँ एलुमिनियम के 4 एटम है, और अगर आप यहाँ पे देखें प्रोडक्ट्स में 2 टू जार 4 एलुमिनियम के एटम है। ऑक्सीजन के देखें तो 6 एटम है और प्रोडक्ट्स में भी 2 3 जार 6 एटम्स हैं। यानी ये नहीं हो सकता कि अगर रिएक्टेंट्स में 5 एलुमिनियम के एटम होते और प्रोडक्ट्स में जाके वो 10 बन जाते, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है जितने एटम्स रिएक्टेंट्स में हो उतने ही प्रोडक्ट्स में हो। द टोटल नंबर एंड द टाइप ऑफ एटम मस्ट रिमेन द सेम, क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में है वो सेम रहने चाहिए। Thus the total number of and kind of atoms on both side of equation must be equal, यानी इक्वल होने चाहिए। अभी मैंने आपको इक्वल करके बताया है, ठीक है। किसी भी बैलेंस इक्वेशन यानी केमिकल इक्वेशन हम जब लिखते हैं तो उसको बैलेंस होना चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। आगे क्या है, द फार्मूला ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड मस्ट बी रिटन करेक्टली। अब फार्मूला एलिमेंट का जो है या कंपाउंड्स के जो फार्मूला है वो बिल्कुल ठीक लिखे होने चाहिए। जैसे एलुमिनियम है, मैं कह दूं मैं ए से ज़ाहिर कर दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। एलुमिनियम का सिंबल AL होता है, तो फार्मूला जो एलिमेंट्स के हैं या कंपाउंड्स के हैं वो करेक्टली लिखे होने चाहिए। अब तीसरा पॉइंट क्या है, जब हमने केमिकल इक्वेशन लिखना है तो क्या देखना है, केमिकल इक्वेशन मस्ट डिटरमाइन द करेक्ट मोल रेशो, मोल रेशो भी करेक्ट होनी चाहिए। among the reactants the products and between the reactant and products, यानी रिएक्टेंट्स में मोल रेशो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए और प्रोडक्ट्स में, और इसके अलावा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जो मोल रेशो है बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अ केमिकल इक्वेशन मस्ट आल्सो पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन विच द चेंज इज प्रोसीडिंग। अब ये भी हमें बताना, केमिकल इक्वेशन हमें ये भी बताया कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है। जैसे अब ये एरो बता रहा है ना कि रिएक्शन, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं, यानी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है। इस तरह से डायरेक्शन भी हमें पता होनी चाहिए। अगर ये एरो ना होता तो हमें क्या पता चलना था, ये रिएक्टेंट्स हैं या ये रिएक्टेंट्स हैं, तो ये हमें डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए। केमिकल इक्वेशन हमें रिएक्शन की डायरेक्शन भी बताए। अगला है, इट इज़ यूजुअल प्रैक्टिस टू शो द नॉर्मल फिजिकल स्टेट। इसके अलावा केमिकल इक्वेशन में फिजिकल स्टेट भी पता होनी चाहिए ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट एज सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है बेस के तौर पर। जैसे ये एलुमिनियम है, इसके साथ छोटा सा S लिखा हुआ है। अब ये S क्या है, S बता रहा है कि एलुमिनियम जो है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। इसी तरह से जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ G लिखा हुआ है, ये बता रहा है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो गैसियस स्टेट में पाया जाता है। और ये जो एलुमिनियम ऑक्साइड प्रोडक्ट बन रहा है ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। तो जो आपने किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड की स्टेट है वो सबस्क्रिप्ट में लिखनी है, यानी बेस में लिखनी है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर सिंबलाइज्ड एज S। सॉलिड को आप S से जाहिर करते हो, लिक्विड को L से जाहिर करते हो, और अगर कोई चीज़ गैसियस फेज में है तो उसको गैस से जाहिर करते हो। एक्वस AQ रिप्रेजेंट द सॉल्वेटेड आयन। AQ भी बाज़ एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के साथ लिखा होता है। इसका मतलब है वो यानी वो किसी सॉल्वेंट में ऐड हुआ है, एक्वस फॉर्म में है। यानी जैसे वाटर के अंदर सॉल्ट ऐड कर दें, सॉल्ट है तो सॉलिड स्टेट में, लेकिन जब वाटर के अंदर ऐड हो जाएगा तो वो एक्वस कहलाएगा। AQ यूज़ होता है इसके लिए।
अच्छा, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। ये लॉन्ग में भी आ सकता है। व्हाट पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो ये करने पड़ेंगे। आगे क्या लिखता है, केमिकल इक्वेशन कैन हाउएवर ओनली बी रिटन, सिर्फ तब लिखा जाएगा इफ़ द ऑल प्रोवाइडेड प्रीवियस मेंशन पॉइंट्स आर एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, यानी ये एक्सपेरिमेंट के ज़रिए वेरीफाई हो चुके हों तभी आप केमिकल इक्वेशन लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है केमिकल रिएक्शन की। लिखता है द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ बीन रिटन कीपिंग इन व्यू ऑल द पॉइंट्स मेंशन्ड अबव। यहाँ पे आपको जो इससे पहले पॉइंट्स बताए हुए थे उनको देखते हुए रिएक्शन लिखा हुआ है जिंक Zn सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट में जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। अब ये जो जिंक के साथ S लिखा हुआ है ये बता रहा है कि जिंक जो है सॉलिड स्टेट में है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ AQ लिखा हुआ है, यानी ये एक्वस है, यानी ये प्योर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, इसके अंदर वाटर डिजॉल्व हुआ है। जिंक सल्फेट बना रहा है, ये सॉलिड स्टेट में है, हाइड्रोजन गैस है। यहाँ पे जो जिंक सल्फेट है वो सॉल्ट है। मेटल और एसिड रिएक्ट किए हैं और उन्होंने सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाई है। इसी रिएक्शन को आगे एक्सप्लेन कर रहा है अकॉर्डिंग टू द केमिकल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है, जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव जिंक सल्फेट। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया और उसने क्या दिया है, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। आगे द केमिकल इक्वेशन फर्दर टेल अस, ये केमिकल इक्वेशन हमें आगे बता रही है द मोल रेशो नॉट ओनली बिटवीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दरमियान मोल रेशो नहीं दे रही, बट बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी इन रिएक्टेंट्स आपस में भी इनकी मोल रेशो बता रही है। अब मोल रेशो क्या है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 1 मोल ऑफ जिंक रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एक ही मोल जिंक है जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, यानी जिंक 1 मोल है, रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और प्रोडक्ट में भी 1 मोल ऑफ जिंक सल्फेट और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस बना रहा है। एक केमिकल इक्वेशन की एक एग्जांपल थी, एग्जांपल आप इसको एग्जांपल के तौर पर कर सकते हैं, ठीक है। ये केमिकल इक्वेशन की एग्जांपल या केमिकल चेंज की भी ये एक एग्जांपल है। आगे एक और पॉइंट देता है रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। बच्चे बाज़ औक़ात ऐसा होता है समटाइम केमिकल चेंज मूव बोथ वे, यानी केमिकल चेंज होता है वो दोनों तरह से प्रोसीड कर रहा होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है, बताती हूँ आपको। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट में अमोनिया बना रहे हैं। इनके दरमियान में डबल हेडेड एरो लगा हुआ है। ये जो एरो है ना इस तरह को, इसको हम कहते हैं डबल हेडेड एरो, ठीक है। अब ये डबल हेडेड एरो ये जाहिर करता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया तो बना रहे हैं, लेकिन ये अमोनिया दोबारा से टूट के दोबारा से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बना रहा है। ऐसे रिएक्शन, अब ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है ये रिएक्टेंट्स हैं, जबकि अमोनिया क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मिल के प्रोडक्ट्स बनाएं और प्रोडक्ट्स दोबारा से टूट के रिएक्टेंट्स बनाएं, यानी रिएक्शन बोथ डायरेक्शन में प्रोसीड करे, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। दिखता है इन अदर वर्ड्स द रिएक्टेंट रिएक्ट टू गिव द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया है और उन्होंने प्रोडक्ट दिया एंड द प्रोडक्ट इन टर्न रिएक्ट टू गिव द रिएक्टेंट बैक, और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्ट करके क्या दे रहा है, रिएक्टेंट्स दे रहा है। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, और इनको डबल हेडेड एरो से जाहिर करते हैं। जैसे आपको ये रिएक्शन नज़र आ रहा है, इसके दरमियान में तो सिंगल हेडेड एरो है, लेकिन अगर किसी रिएक्शन के दरमियान में ये डबल हेडेड एरो आ जाए, इट्स मीन के ये रिएक्शन जो है ये डबल डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है। तो ये यहाँ से अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन का एक पॉइंट है, रिवर्सिबल रिएक्शन। व्हाट आर रिवर्सिबल रिएक्शन, तो आपने ये कर लेना है, ठीक है। तो आगे एक और है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग आयंस में आल्सो बी शोन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी ऐसे रिएक्शंस जिनमें आयन हो उनको भी हम केमिकल इक्वेशन से जाहिर कर सकते हैं। जैसे बोथ सिल्वर नाइट्रेट है एंड सोडियम क्लोराइड, ये आयनिक कंपाउंड है। यहाँ पे एक कंपाउंड है सिल्वर नाइट्रेट और एक है सोडियम क्लोराइड, इनके साथ एक्वस लिखा हुआ है, यानी ये सॉल्वेटेड फॉर्म में है। आर सॉलेबल इन वाटर, ये वाटर में डिजॉल्व किए हुए हैं, इसलिए इनके साथ एक्वस लिखा हुआ है। अगर किसी चीज़ को आप किसी भी कंपाउंड वो सॉलिड स्टेट में उसको वाटर में डिजॉल्व कर दो तो वो एक्वस कहलाता है। व्हेन दे आर मिक्सड इन वाटर, जब ये वाटर में मिक्स किए जाते हैं, रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, सोडियम आयन है और नाइट्रेट आयन है। सिल्वर क्लोराइड बीइंग इनसॉल्युबल, ये डिज़ोल्व नहीं होता एंड कम आउट एक्वस सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, ये छोटे छोटे दानों के फॉर्म में अलग हो जाता है। तो ऐसे अगर किसी रिएक्शंस में आयंस भी आते हों तो उनको भी आप केमिकल इक्वेशन से जाहिर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।